स्वागत करता हूं सभी का रैपिड रिवीजन सीरीज के चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2025 की बात करें तो एक एमसीक्यू और 3 मार्क का क्वेश्चन, सेम ही सिनेरियो हमें पांचों के पांचों पेपर सेट में देखने को मिला है 2024 के। 2026 हो या 27, आप इस हिसाब से देख सकते हो कि एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और एक छोटा एमसीक्यू पूछा जाएगा इसी चैप्टर से। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, हालांकि ये शुरुआत नहीं है, ये चैप्टर है ना वो अंत है पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच का, कि जितने भी चैप्टर्स आपने इससे पहले पढ़े उन सारे चैप्टर के सारे इक्वेशन, सारे कंसेप्ट बस 4 इक्वेशन से समझाए जाते हैं। और वो 4 इक्वेशन ये है कि घोष बाबा ने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही बात आती है मैग्नेटिज्म में, B डॉट ds इज इक्वल टू 0, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। भाई मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसा करके हमने रीजन भी बताया था वहां पर। तीसरी इक्वेशन आती है एम्पियर सर्किट लॉ, B डॉट dl, ये जो साइन है ना राउंड, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन की लिए बताता है, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करके लिखते हैं आई एनक्लोज्ड। ओके सर। फिर बात आती है लाइन इंटीग्रल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जैसे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक सरफेस है कि जिसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कि वहां पर आप पूरा क्लोज्ड पाथ लोगे तो भाई चेंज इन पोटेंशियल कुछ है ही नहीं, तो E डॉट dl चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था। तो 4 इक्वेशन से आप सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हो, बस 4 इक्वेशन। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये सारी इक्वेशन हमने देखी है, मैग्नेटिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। अगर टाइम के साथ वेरी करती हुई मैग्नेटिक फील्ड आए या इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो ये इक्वेशंस काम नहीं करती, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, और वहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर की डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। हमने कोयल रखी हुई है, सुनना, हमने क्या रखी हुई है, इसके अंदर कोयल रखी हुई है राउंड शेप। ठीक है, क्या इस कोयल में से करंट इंड्यूस होगा? फेराडे साहब बताते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टाइम बढ़ रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है, तो लेंज लॉ के हिसाब से ये घटना जरूरी है। घटने के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में टक अंगूठा रखा, टक किया, तो सर करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है। अब भाई बता, करंट यानी क्या? करंट यानी एक तरह से चार्ज का फ्लो। तो भाई इनिशियली में तो चार्ज रेस्ट पे थे, चार्ज को मूवमेंट करवाया किसने? चार्ज को फ्लो करवाया किसने? मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स ने। भाई मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो QVB होता था, QVB होता था। ये तो काम ही नहीं कर सकता, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये तो वेलोसिटी थी ही नहीं इनिशियली में, तो मैग्नेटिक फोर्स इसको फ्लो नहीं करवा रहा है, कोई अलग फैक्टर है जो इसको फ्लो करवा रहा है। कौन है वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर Q इंटू E करके फोर्स लगा रही है, और वो चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, और वही फ्लो को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड करती है किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस्ड करती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ी अलग फील्ड है, ये क्लोज लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप नहीं बनाती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्लोज लूप बना रही है। इसकी डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन में ही मिल रही है। ठीक है, तो वैसे ही हमने सोचा कि भाई नेचर हैज अ सिमेट्री, अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस्ड कर सकती है, तो सेम बात हो सकती है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये भी इंड्यूस्ड कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड को। बस इसी से हमने दिमाग खोलने की कोशिश की और एक एक्सपेरिमेंट किया है। सुनना, एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, हमें यह पता है कि करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे करंट की डायरेक्शन में उंगलियां रखो, कर्ल करो, हमें एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी राउंड शेप में। ठीक है, ये बात तो सबको पता है। यहां पर हमने जैसे ही नीडल रखी है तो ये नीडल कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रही है, और वो पता भी है कि मैग्नेटिक फील्ड इतनी आती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे पाई जा सकती है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड? मान लीजिए कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को हमने AC सोर्स के साथ ज्वाइंट कर दिया। किसके साथ? AC अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ ज्वाइंट कर दिया। क्या अल्टरनेटिंग सोर्स की वजह से कंटिन्यूअसली चार्ज बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव? प्लेट के साथ ऐसा हो रहा होगा? हाँ, प्लेट के साथ ही नाइंसाफी हो रही होगी, और इसी की वजह से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर
आपको मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होती हुई पता चल रही है और जिसकी वैल्यू भी सेम ही आ रही है, तो भाई कोई तो ऐसा करंट होगा जिसने ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है। कोई तो ऐसा करंट होगा ना। तो बताया कि जहां पर कन्वेंशन वे नहीं है, कोई कंडक्शन नहीं है, कोई कंडक्टिंग वायर नहीं है, खाली स्पेस है, वहां पर भी एक करंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड कर रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड बहा रहा है, और उस करंट का नाम दिया हमने डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी इक्वेशन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाय डी टी के फॉर्म में हम लिखेंगे। और यही इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट की, और यही कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो याद रखना, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इसी का एक कंसेप्ट था और यही बहुत बार पूछा जाता है। याद रखना दोस्त, ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब जहां पर है ना वायर है वहां पर कंडक्शन करंट ही होता है, ID इज इक्वल टू आई, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ भी नहीं होता है। जबकि जहां पर प्लेट है ना, प्लेट, ये देखिए प्लेट के बीच में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन में सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, कंडक्शन करंट जीरो होता है। तो याद रखना, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। I इज इक्वल टू ID प्लस IC हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, किसी भी रीजन में इसमें ले लीजिए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ IC इज इक्वल टू I है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ID इज इक्वल टू I है। तो इसी से मॉडिफिकेशन करके मैक्सवेल बाबा ये सारी बात समझाते हैं हमें कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी भी कर रही है या मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रही है, तो ये चारों के चारों इक्वेशन कुछ इस हिसाब से लिखे जाएंगे। और बहुत बार बोर्ड्स ने इसको 2 मार्क्स से पूछा है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, B डॉट डी इज इक्वल टू 0 होता है, E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, और B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू IC कंडक्शन करंट, और ये ID है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाय dt। कुछ इस फॉर्म से भी लिख सकते हो आप, म्यू नॉट IC प्लस ID के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। याद रखना मेरे दोस्त, ये क्वेश्चंस बहुत IMP है, ये क्वेश्चंस बहुत IMP यहां से पूछा जाता है। तो ये यूनिफिकेशन कर दिया है, जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे कंसेप्ट बस इस 4 इक्वेशन से आप समझा सकते हो। ठीक है, इसी से पूछा गया 2025 में एक सवाल कि बताओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज बाय एसी सोर्स शो दैट द सम ऑफ कंडक्शन करंट IC एंड डिस्प्लेसमेंट करंट ID हैज द सेम वैल्यू एट ऑल द पॉइंट्स। ये प्रूव करना है, हालांकि वन शॉट में मैंने ये पूरा कंप्लीट करवाया, लेकिन आप मतलब मैंने लिखी हुई बात भी समझा दी कि हाँ ये बात सच होती है, ID इज इक्वल टू IC होती है, एक रीजन में मैंने समझा दिया था। दूसरा इसी में पूछा है कि क्या यहां पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ बताता था किसके बारे में, याद है आपको? ये बताता था हमें जंक्शन रूल के बारे में। तो क्या ये जंक्शन रूल यहां पर सही ठहराया जाएगा? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये सही है? तो बताते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप कंडक्शन करंट की बात करोगे तो ये सही नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट को आप इंट्रोड्यूस कर देते हो कि हाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की चीज भी कोई होती है, तो ये मॉडिफिकेशन करके ऐसी इक्वेशन मिलती है, और इस हिसाब से ये बात सही है, किरचॉफ लॉ वैलिड है। तो इसको अच्छे से लिखना, 2025 में सवाल पूछा गया था, इसी साल ये सवाल पूछा गया था। ओके अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। देखना, चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे होता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, वही चार्ज पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है या मोशन कर रहा है, तो हम साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर रहे हैं। लेकिन यही चार्ज पार्टिकल अब एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है, तब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, मैग्नेटिक फील्ड की भी, और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी। ओके, तो सोर्स कौन हुआ? चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आए, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आए, तो याद रखना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी होती है, और इन दोनों की डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड ये एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ये वाई की डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दोनों से परपेंडिकुलर होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे से, मतलब तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? E क्रॉस B करके हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। स्पीड कितनी लिखी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? अगर वैक्यूम है तो C यानी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल 3 × 10⁸, और अगर मीडियम है तो C डिवाइड बाई n, n इज इक्वल टू अंडर रूट में म्यू आर और एप्सिलॉन आर के फॉर्म में लिखते हैं, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। हाँ, मीडियम चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, f1 इज इक्वल टू f2 ही होगा, लैम्बडा चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होती विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं, याद रखना,
ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं। हाँ, ट्रैवल जिस मीडियम में करेगी उस मीडियम में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, लेकिन ट्रैवल होने के लिए मीडियम की इसको आवश्यकता नहीं है। मीडियम नहीं भी है तब भी ये ट्रैवल करेगी, इसीलिए इसको नॉन मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है। हाँ, इसके कंपोनेंट है वो इसके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर नाचते हैं, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये 11th का एक कंसेप्ट है, ट्रांसवर्स वेव, वहां पर समझाया जाता है डिटेल में। ओके, साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी भी लेके जाती है और मोमेंटम भी लेके जाती है। एनर्जी की इक्वेशन बताएं तो E इज इक्वल टू HF या HC बाई लैम्बडा के फॉर्म में आप लिख सकते हो। एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है, इक्वल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एवरेज उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही। एवरेज एनर्जी डेंसिटी, क्या एवरेज एनर्जी डेंसिटी दोनों में सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और मैग्नेटिक फील्ड की भी एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ओके सर, इसकी इक्वेशन भी आगे बताऊंगा फॉर्मूले में। ओके, फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था जैसे ही कि यह सोर्स पे डिपेंड नहीं करती, सोर्स पे डिपेंड ही करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मीडियम चेंज होगा तब भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इसलिए ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। याद रखना, सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मीडियम चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ओके सर, और इसी को लास्ट वाले मैंने डिटेल में बताया 10 वाले पॉइंट में। तो ये 10 के 10 पॉइंट जिसको भी याद रह जाएंगे वो यहां से 1 या 2 नंबर पक्के करके जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से या तो एक एमसीक्यू पूछा जाएगा या फिर 2 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पूछेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। यहां से सवाल आना पक्का है मेरे दोस्त, ठीक है। कुछ कुछ इक्वेशन मैंने बताई है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 11th के बेसिस पे इक्वेशन लिखी गई है। 11th वेव्स करके एक चैप्टर आता था ना, उसी से जुड़ी हुई बात है। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस kx और B इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस kx। अब वाइस ओवर से डायरेक्शन भी हो सकती है, दोनों के बीच में माइनस साइन है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है, दोनों के बीच में प्लस साइन होती है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टा होता है। इसमें देखो दोनों का फेज सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ बड़ी होगी साथ कम होगी, साथ बढ़ेंगे साथ कम होगी, इसलिए दोनों का फेज सेम होगा। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 11th की बात बता देता हूं थोड़ी सी, कि वेलोसिटी ऑफ अ वेव निकालते हैं ओमेगा बाई के से। ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं और के को एंगुलर वेव नंबर कहते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, के इज इक्वल टू 2π बाई लैम्बडा होता है। इसी एक्सप्रेशन का यूज करके आपको एक और इक्वेशन मिल जाती है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। इसका भी बहुत बार हम यूज करेंगे। हाँ, एक इन सबसे काम का फॉर्मूला ये है ई नोट डिवाइड बाई बी नोट का रेशियो। ई नोट डिवाइड बाई बी नोट का रेशियो इज इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट होता है। बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके, 2024 का एक एमसीक्यू करते हैं। बताता है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, फेज डिफरेंस कितना होगा। तो बच्चे अमूमन करके आ जाते हैं पाई बाई 2, क्योंकि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। बात सही है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, लेकिन उन्होंने फेज डिफरेंस पूछा है। फेज मतलब दोनों के ब्रैकेट में क्या है, तो हमेशा दोनों के ब्रैकेट में सेम ही क्वांटिटी होगी, साथ बढ़ेगी साथ घटेगी, तो दोनों का फेज हमेशा सेम होगा। दोनों के पेट के अंदर की बात, साइन के अंदर की बात हमेशा सेम होगी, इसलिए 0 फेज डिफरेंस आएगा। याद रखना, यहां पर गलती नहीं करनी है। ओके, एक क्वेश्चन 2024 में ऐसा भी पूछा गया था। ई की इक्वेशन दे रखी है 6.3 न्यूटन पर कूलम, कोस के फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। कोई बात नहीं, कोस साइन ये सब लिखने के तरीके होते हैं। ओके, आप कंपैरिजन करोगे ना तो ऐसी इक्वेशन लिख सकते हो, ध्यान से देखना। ई इज इक्वल टू ई नोट कोस, अब देखो ये y दे रखा है ना, तो y के फॉर्म में लिखेंगे के वाई, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये ओमेगा इंटू टी। तो आप कंपेयर कर सकते हो, ये रही k की वैल्यू, ये रही k की वैल्यू, ये k की वैल्यू हो जाएगी। ओके, फिर ये रही ओमेगा की वैल्यू। यार कंपैरिजन करके हमें सारी चीजें मिल जाएगी। k मिल गया है तो वेवलेंथ मिल जाएगी। ओके, k क्योंकि k इज इक्वल टू 2π बाय लैम्बडा होता है। ओमेगा मिल गया है तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। लो, दोनों काम हो गया। और अगर हमें ई नोट पहले ही बता दिया है तो ई नोट डिवाइड बाई बी नोट इज इक्वल टू सी होता है, जो मैंने पहले बता दिया था, इज इक्वल टू आप बी नोट भी निकाल सकते हो। तो तीनों के तीनों पार्ट जो हमें निकालने के लिए पूछे थे वो आप कर सकते हो। हाँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि इस चैप्टर से आसान क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें आपको पता होगी, लेकिन कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। तो मैं चाहता हूं एक बार खुद से आप कैलकुलेशन करो। देखो, देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, लेकिन खुद से करोगे तब पता चलेगा कि तुम्हें एक्चुअल में कितना टाइम लग जाता है। तो खुद से करो और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताओ कि फ्रीक्वेंसी इतनी आ रही है, वेवलेंथ इतनी आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो सेम ही इक्वेशन आएगी, B इज इक्वल टू बी नोट, फिर ये जो भी इक्वेशन आना एज इट इज कोस के वाई, प्लस है तो प्लस ओमेगा टी, सेम टू सेम चीज है, बस यहां पर बी नोट आ जाएगा। बी नोट कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, देखना ये स्पेक्ट्रम याद रखना है। एक ही स्लाइड सब कुछ याद रखवा दूंगा, सब कुछ, विश्वास रख मेरे पे। देखना याद रखना पहले तो इस स्पेक्ट्रम की बात, जैसे कैसे याद रखते हैं, रवि सर मेड आइसक्रीम वेरी यूनिक फॉर एक्स गर्लफ्रेंड। रवि सर से निकला आर, आर से निकला रेडियो वेव, मेड से निकला एम, एम से निकला माइक्रोवेव, आइसक्रीम से आई, आई फॉर IR इंफ्रारेड, वी से निकला विजिबल लाइट, यू यूनिक से निकला यू, यू से निकला अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, फिर एक्स, एक्स गर्लफ्रेंड तो एक्स से एक्स रेज, और गर्लफ्रेंड से आया जी, जी से आया गामा रेज। जैसे आप इस साइड से, ये मेरी लेफ्ट साइड हुई है, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर आगे बढ़ोगे, एनर्जी बढ़ती है। क्या? एनर्जी बढ़ती है। और एनर्जी की इक्वेशन क्या होती थी? E इज इक्वल टू HF होती है, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। और वेवलेंथ HC बाय लैम्डा होता है, इनवर्सली होता है, इसलिए वेवलेंथ घटती है। तो अगर कोई पूछे कि भाई सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, गामा रेस। किसी लिए बताते हैं गामा रेस खतरनाक है, और रेडियो वेव्स खतरनाक नहीं है। रेडियो में हम खुला खुला यूज करते हैं, देखो ये टावर लगा दिया रेडियो का, तो वो खतरनाक नहीं होती है, उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ये वेवलेंथ किसकी मैक्सिमम किसकी मिनिमम, ये थोड़ा सा रेशियो याद रख लेना। कैसे याद रखना है? रवि सर मेड आइसक्रीम वेरी यूनिक फॉर एक्स गर्लफ्रेंड, याद रहे तो बढ़िया। या आपने कोई ट्रिक बनाई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वाली ट्रिक मुझे अच्छी लगती है, बढ़िया। अब इसकी एप्लीकेशन है, देखना जो जिसकी डिफरेंट एप्लीकेशन होगी ना वो पूछी जाती है। जैसे कि रेडियो, रेडियो वेव्स में FM रेडियो में यूज किया जाएगा। माइक्रोवेव, सबको पता है माइक्रोवेव ओवन में यूज किया जाता है, लेकिन रडार सिस्टम में भी माइक्रोवेव यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में भी ये यूज किया जाता है, और ये क्लास्ट्रोन वाल्व के लिए भी ये माइक्रोवेव यूज किया जाता है। IR रेस सबको पता है कि थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए या रिमोट में यूज किया जाता है, लेकिन साथ साथ याद रखना मोलिकुलर स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने में, या फिर रेडियो एक्टिव के लिए भी। हालांकि रेडियो एक्टिव नहीं है ये, बस IR रेज आई, और एलिमेंट की स्टडी करने के लिए भी IR रेस का यूज किया जाता है। विजिबल लाइट देखने के लिए भरपूर हम ये इस चीजों पे मतलब समझते हैं कि विजिबल लाइट तो हमारे, हम जो देख पा रहे हैं वो विजिबल लाइट ही तो देख पा रहे हैं, तो इसकी एप्लीकेशन तो बहुत वास्ट है। हाँ, एक याद रखना कि 4000 एंगस्ट्रोम से 7500 या 8000 एंगस्ट्रोम तक इसकी रीजन होती है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, किसके लिए? विजिबल लाइट के लिए। ओके, फिर बात आई अल्ट्रावायलेट, सूरज में से आती हुई किरणें, ये वेव, ये अल्ट्रावायलेट होती है। ठीक है, ऐसे बताते हैं कि भाई जो ज्यादातर खतरनाक जो हम यूवी रेस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ओजोन लेयर फट रहा है, वो सब ये यूवी रेस क्या आ रही है। इसके साथ साथ काम की बात ये होगी कि फूड प्रिजर्वेशन में भी यूवी रेस का यूज किया जाता है, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन के लिए भी ये यूवी रेस का यूज किया जाता है। एक्सरेज, भाई जो एक्सरे रिपोर्ट करवाते हैं वहां पर क्या है, एक्सरे, जो हम अंदर जैसे वो मशीन में अंदर डक 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 डालेंगे, फिर वो क्या करते हैं, एक्सरेज पास करवाते हैं हमारी बॉडी से। इसलिए हड्डी का जो बोन्स होते हैं उसी में से सिर्फ पास नहीं हो सकते, वरना सारी मांसपेशियों में से वो रेज पास कर जाती है, और हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, एक रिपोर्ट मिलता है, वो एक्सरेज के कारण ही मिलता है। तो मेडिकल में इसकी बहुत भरपूर उपयोग है। साथ साथ गामा रेज रेडियो एक्टिव सोर्स के लिए यूज किया जाता है, और ब्रेन ट्यूमर जैसी बात होती है, ब्रेन कैंसर जैसी बात होती है, वहां पर गामा रेज से उपचार किया जाता है। और साथ साथ याद रखना मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए भी हम गामा रेज का यूज करते हैं। तो कुछ कुछ खास खास एप्लीकेशन है, वो दिमाग में रखना, यहीं से आएगा तो क्वेश्चन आएगा, MCQ आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था 2025 में ही, एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ दे रखा है, PRQ ऐसे दे रखा है, बताओ इनमें से PQR का सही नाम क्या होगा। तो देखो PRQ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे एनर्जी घट रही है। और तीन रेज कौन कौन सी है, एक तो यूवी रेज है, एक्स रेज है, और माइक्रो रेज है। तो देखो यूवी की, एक्स रेज की सबसे एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि गामा रेज तो इसमें ही नहीं, तो एक्स रेज की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो P है वो क्या है, एक्स रेज है, ठीक है, ये बता दिया एक्स रेज। R है वो क्या है, इसके बाद वाला होगा, इसके बाद वाला होगा। तो देख रहा है एक्स रेज, तो इसके इस तरफ वाला कौन सा है, जिसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो, अल्ट्रावायलेट, तो ये हो जाएगा अल्ट्रावायलेट यूवी रेज। अब इसके थोड़ा इस तरफ आ जाए, विजिबल लाइट नहीं दे रखा है हमें, हमें क्वेश्चन में इंफ्रारेड भी नहीं दे रखा है, माइक्रोवेव्स दे रखा है, तो माइक्रोवेव्स, इससे थोड़ा इस तरफ आओ, किसकी एनर्जी और कम होगी, ये क्यू वाले की और कम है, और कम यानी कि ये माइक्रोवेव्स हो जाएगा, माइक्रोवेव्स। ओके, अब ध्यान से देख लीजिए, आप टिक करके क्या आ जाओगे पता है, बी। मैंने भी ये गलती की थी, एक्स रेज, यूवी रेज, माइक्रो रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, माइक्रो रेज, लेकिन उन्होंने पूछा है PQR। कितने शान है, दिमाग देखो कितनी छोटी सी चीज में हमें बेवकूफ बना के जा रहे हैं। उन्होंने पूछा हमें PQR, तो ये आंसर नहीं होगा। P है हमारे पास एक्स रेज, Q हमारे पास वो माइक्रोवेव से, और R हमारे पास ये यूवी रेज है। तो याद रखना उन्होंने क्या पूछा है वो मायने रखता है। तुमने सोचा समझा पूरा कंसेप्ट एनालिसिस किया, लेकिन उन्होंने तो ये पूछा ही नहीं था, उन्होंने तुम्हें PQR पूछा था। ध्यान से देखना, ये छोटी छोटी बातों में ट्विस्ट कर सकते हैं। ओके
सारे के सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 8 के जितने भी फॉर्मूले हो सकते थे वो सारे एक ही स्लाइड पे मैंने लिख दिए हैं। एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और ये ग्राफ खास करके याद रखना, यहां से 1 नंबर में क्वेश्चन आना पक्का है, एमसीक्यू आना पक्का है मेरे दोस्त, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन हमेशा की तरह आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, 2025 का क्वेश्चन है, दम है तो करके दिखा शेखावत अपने नाम के साथ साथ ही इसका आंसर भी बताना कि क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। तो यही रखते हैं चैप्टर नंबर 8 के लिए। मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़िए।